आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग ईएमआई में, और हमारा अगला टॉपिक है सर्किट सॉल्यूशंस। ठीक है, सर्किट सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। लीजिए, एक ऐसा प्रॉब्लम ही पूछ लूं जो मेन सर्किट सॉल्यूशन है, उस पर आने के पहले एक ऐसे छोटा सा सवाल कि ये हमारे पास यदि एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, इस इंडक्टेंस को, इस इंडक्टर को किसी बैटरी जिसका ईएमएफ E है उसके क्रॉस आपने कनेक्ट किया है। ठीक है, इस की को आपने क्लोज किया है कब? t इज इक्वल टू 0 पर। की को क्लोज किया है t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा सवाल है ये कि एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t फाइंड करंट इन द सर्किट। किसी टाइम t पर सर्किट में करंट बताइए। तो किसी टाइम t पर, किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर मान लेते हैं सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I है, हमें यही I निकालना है। ये I इंडक्टर के अक्रॉस ऐसा ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो किसी टाइम t पर सर्किट में KVL लगाइएगा, किसी टाइम t पर सर्किट में KVL लगाइएगा। तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं, बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड गए, लोअर साइड से हायर साइड गए तो प्लस E। इंडक्टर में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट गए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस टाइम्स ऑफ L di/dt, घूमकर उसी पॉइंट पर आ गए, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ गया? L di/dt। तो दिस इज E dt/L, दिस इज इक्वल टू di। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो यहां से हमारे पास करंट I का एक्सप्रेशन आ गया, E कांस्टेंट L कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो टाइम के साथ लीनियरली ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और सर्किट सॉल्यूशन ऑफ आरएल सर्किट में जो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ये है हमारे पास ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सर्किट में जिसके अंदर एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, और ये किसी डीसी सोर्स से कनेक्टेड है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L, ये इंडक्टर कनेक्टेड है किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस, और ये पूरी चीज कनेक्टेड है एक बैटरी के अक्रॉस। चलिए, बैटरी का ईएमएफ है E, इस की को हम लोगों ने क्लोज तो किया था t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 पर आपने इस बैटरी को, इस की को क्लोज किया है। किसी टाइम t पर क्या हो रहा है? तो एट एनी टाइम t, मान लेते हैं कि बैटरी से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I है। ठीक है, तो ये करंट ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो ये करंट जब इस इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है तो इंडक्टर के थ्रू होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर चेंज होगा, यानी इंडक्टर से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस भी एक ईएमएफ बनेगा। तो सर्किट में किसी टाइम t का मतलब ये जो करंट है वो करंट टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करता है, हमें सबसे पहले तो उस चीज के बारे में सोचना है। चलिए, तो किसी टाइम t पर यदि हम लोगों ने सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I मान लिया है, तो सबसे पहले ये इंडक्टर की हायर साइड, ये लोअर साइड, ये इसकी हायर साइड, ये लोअर साइड, तो सबसे पहले हम लोग इसी करंट के एक्सप्रेशन को निकालने जा रहे हैं कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आता है। चलिए, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सर्किट में लगा देंगे केवीएल, सर्किट में केवीएल लगा देंगे। ठीक है, देखिए केवीएल लगाने जा रहे हैं, तो ये बैटरी के क्रॉस हायर साइड से लोअर साइड तो प्लस ई, इंडक्टर में जब आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है कि इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट में हम लोग क्या लिखते हैं माइनस एल di/dt, और रजिस्टर के क्रॉस इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस IR। ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ रहा है E - IR
दिस इज एल डी आई बाई डी टी। तो डी टी बाई एल इज डी आई बाई ई माइनस आई इंटू आर। इसी को इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बिल्कुल शुरुआत में, यानी t इज इक्वल टू 0 पर, जिस इंस्टेंट पे आप इस की को क्लोज करते हैं, जिस इंस्टेंट पे आप इस की को क्लोज करते हैं, तो उस समय तो सर्किट में कोई करंट नहीं था, उस समय शुरुआत में कोई भी करंट नहीं था। किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I है। चलिए आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका रिजल्ट मैं इधर लिखने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा t बाई एल, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट, दिस इज एल एन ई माइनस आई आर, और आई का जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस आर, तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए, लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है 0 से आई। तो दिस इज माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू एल एन ई माइनस आई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 1 माइनस आई आर बाई ई, दिस इज ई रेज टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। ये ठीक है। तो यहां से जरा देखिएगा हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। ये लीजिए भाई, बन गया काम हमारा। ये सबसे पहला एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला है, जो कि करंट का एक्सप्रेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल है। ठीक है, ये जो एल बाई आर है इसी को हम लोग टाउ कहते हैं, टाउ नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, तो यहां से आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ के बराबर। ठीक है, इस करंट के एक्सप्रेशन को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर कितना करंट है जरा देखिएगा। तो t की वैल्यू आप 0 डालेंगे, e रेज टू दी पावर माइनस 0 या e रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो करंट आ जाएगा 0। ठीक है, t इज इक्वल टू एक टाइम कांस्टेंट टाउ पर यदि आपसे मैं करंट पूछता तो i इज इक्वल टू आप लिखते e बाई आर 1 माइनस ई रेज टू दी पावर, t की जगह पर टाउ डाल दीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस 1। तो i इज इक्वल टू e बाई आर 1 माइनस 1 बाई ई, 1 बाई ई इज 0.37, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.37 इज 0.67, तो दिस इज 0.67 टाइम्स ऑफ e बाई आर। यदि मैं t इज इक्वल टू 2 टाउ पर आपसे करंट पूछूं तो t इज इक्वल टू 2 टाउ पर करंट कितना होगा, तो t इज इक्वल टू 2 टाउ पर करंट i इज इक्वल टू e बाई आर 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस 2 आ जाएगा, यानी दिस इज e बाई आर 1 माइनस 1 अपॉन ई का स्क्वायर, यानी कि दिस इज 0.67 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ e बाई आर। ठीक है, तो इस करंट को यदि मैं आपसे बोलूं कि इस करंट को आप ग्राफिकली प्लॉट करके बताइए, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग करंट, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, तो करंट का टाइम के साथ वेरिएशन कुछ ऐसा कि जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है वैसे 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 करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और करंट बढ़ते 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 टी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पर जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज ई बाई आर के बराबर हो जाएगा। सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट के बाद सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो मैक्सिमम करंट का 67% या 0.67 टाइम्स ऑफ ई बाई आर के बराबर हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास सर्किट में फ्लो होने वाला करंट का एक्सप्रेशन आ गया। करंट के बारे में हम लोगों ने सारी बातें कर ली। एक बार के लिए हमारे पास सर्किट में करंट आ गया, तो नेक्स्ट चलिए अब इससे रिलेटेड जो दूसरी बेसिक बातें हैं हम लोग वो भी एक एक करके कर सकते हैं। मेन तो ये करंट का एक्सप्रेशन था, मेन क्या था, मेन तो ये करंट का एक्सप्रेशन था, क्योंकि जैसे ही एक बार हमारे पास करंट आ गया तो नेक्स्ट इज, यदि मैं बात करूं कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बताओ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बताओ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर इज इक्वल टू करंट आई इंटू आर हो जाएगा।
ठीक है, तो आई है हमारे पास ई बाई आर इंटू 1 - e⁻⁻ इंटू आर, ये आर से आर निपट गया, तो वोल्टेज इज ई 1 - e⁻⁻ हो गया। ये है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा वेरिएशन करंट का टाइम के साथ वैसा ही वेरिएशन वोल्टेज का रजिस्टर के अक्रॉस टाइम के साथ। सेम वेरिएशन, सेम वेरिएशन, सेम वेरिएशन, तो सेम ग्राफ, सेम ग्राफ, मतलब पीक वैल्यू कुछ और होगी। ये है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और ये है टाइम। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर टाइम के साथ बढ़ते 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 इंफिनिटी टाइम के बाद t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर e के बराबर हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पर सर्किट में कोई करंट ही नहीं था, करंट ही नहीं था तो रेजिस्टर के क्रॉस तो वोल्टेज भी नहीं होगा। और सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट बाद, सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट बाद, यानी t इज इक्वल टू टाउ पर जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो 0.67 टाइम्स ऑफ e हो जाएगा। चलिए दूसरा काम निपट गया, दूसरा काम निपट गया। यदि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आ गया तो नेक्स्ट इज, यदि हम लोग बात करें कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा। सर्किट में दो एलिमेंट थे ना, एक इंडक्टर था दूसरा रजिस्टर था। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपने बता दिया, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज प्लस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज इज इक्वल टू बैटरी का ईएमएफ ई। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ये जो भी बैटरी का वोल्टेज है उसमें से वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हम लोग कर देंगे माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E माइनस ये E 1 - e⁻⁻ ये जहां कहीं पर भी मैंने टाउ लिखा है, टाउ की वैल्यू है L/R। तो ये क्या आ गया, E से E तो कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस E माइनस माइनस प्लस E इंटू स्मॉल e (t/τ). ये है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये क्या है, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इस वोल्टेज के एक्सप्रेशन को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है, इस वोल्टेज के एक्सप्रेशन को देख करके यदि मैं पूछूं कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इंडक्टर के अक्रॉस ही तो सारा का सारा वोल्टेज होगा। e⁻0 हो गया, एनीथिंग (0) इज इक्वल टू 1। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर है, e के बराबर है। t इज इक्वल टू टाउ टाइम पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछूं तो दिस इज e इंटू दिस इज e इंटू e⁻⁻1, यानी कि दिस इज 0.37 टाइम्स ऑफ e। t इज इक्वल टू 2 टाउ पर यदि मैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछूं तो दिस इज 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ बैटरी का ईएमएफ ई। लीजिए, तो अब यदि मैं बोलूं नेक्स्ट क्या, कि यदि आप इस चीज को टाइम के साथ प्लॉट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये है y एक्सिस के अलोंग वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और x एक्सिस के अलोंग टाइम, x एक्सिस के अलोंग टाइम। तो ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा होगा। बिल्कुल शुरुआत में e के बराबर है, सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट बाद जो वोल्टेज है, एक टाइम कांस्टेंट बाद जो वोल्टेज है, सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो वोल्टेज है वो 0.37 टाइम्स ऑफ e के बराबर हो गया। हाँ, इंडक्टर के अक्रॉस जब एक बार के लिए हम लोगों ने वोल्टेज निकाल लिया तो चलिए अगला काम भी निपटाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यदि आपसे पावर अक्रॉस रजिस्टर पूछ लिया जाए, पावर अक्रॉस रजिस्टर बताइए। पावर अक्रॉस रजिस्टर से पहले करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास सर्किट में है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हमारे पास है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगली चीज रजिस्टर के लिए हम लोग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर कर दें, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू क्या थी, आई था e/r इंटू 1 - e⁻⁻ -t/τ, इसका स्क्वायर
ये ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास है ई स्क्वायर बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पावर अक्रॉस रजिस्टर, ये पावर अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है भाई, करंट था, आप चाहें तो पावर अक्रॉस रजिस्टर वी स्क्वायर बाई आर से भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास है, तो वहां से भी यही सेम एक्सप्रेशन आएगा। लास्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखिएगा। तो लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं पावर अक्रॉस इंडक्टर। पावर अक्रॉस इंडक्टर, पावर अक्रॉस रजिस्टर का मतलब लिटरली आप समझ रहे हैं कि रजिस्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से रजिस्टर हीट डेसिपिएट करता है। तो जिस रेट से रजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो है पावर अक्रॉस रजिस्टर। और सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछूं कि पावर अक्रॉस इंडक्टर का मतलब क्या है, तो पावर अक्रॉस इंडक्टर का मतलब ये है कि जब इंडक्टर के थ्रू सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था तो इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी में। टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। तो वो जिस रेट से इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में कन्वर्ट करता है वही रेट पावर अक्रॉस इंडक्टर है। आप चाहें तो इस बात को लिख भी सकते हैं कि पावर अक्रॉस इंडक्टर मतलब क्या, कि रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो पावर अक्रॉस इंडक्टर क्या लगाया जाए फॉर्मूला, तो किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस, चाहे वो लोड हो सोर्स हो, पावर का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस लेंगे, तो इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, और करंट जो इंडक्टर के थ्रू है वही तो रजिस्टर के थ्रू है। तो इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाला जो हमारा करंट है वो करंट तो पता है ही, और ये रहा वोल्टेज, तो दिस इज ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। और करंट क्या है, करंट क्या है, तो करंट है ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये हमारे पास आ रहा है ई स्क्वायर बाई आर ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ ई रेज टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ। ये लीजिए भाई, ये है हमारे पास पावर अक्रॉस इंडक्टर। ये क्या है, पावर अक्रॉस इंडक्टर। एक बार हमारे पास पावर अक्रॉस इंडक्टर आ गया, मतलब आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए जरा इस चीज को भी एक बार के लिए ग्राफिकली प्लॉट करने का हम लोग सोचते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर बताइए, t इज इक्वल टू 0 पर कितना है पावर, तो e रेज टू दी पावर 0 1, फिर से e रेज टू दी पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो पावर अक्रॉस इंडक्टर है 0। और t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर यदि मैं पूछूं कि इंडक्टर के अक्रॉस पावर बताइए, तो e रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। ये भी e रेज टू दी पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये भी 0, 0 माइनस 0 ये फिर से 0। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि आप पावर अक्रॉस इंडक्टर को करते हैं टाइम के साथ प्लॉट, पावर अक्रॉस इंडक्टर को यदि आप करते हैं टाइम के साथ प्लॉट, तो ये कुछ ऐसा सा वेरिएशन आएगा। t इज इक्वल टू 0 पर भी पावर 0, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर भी पावर 0। तो इसका यही मतलब हुआ कि किसी ना किसी इंस्टेंट पर पावर जो है इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम हुआ होगा और फिर घटते 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 0 हो गया होगा। तो यदि मैं एक बार के लिए आपसे पूछूं कि वो टाइम क्या है जिस टाइम पर पावर अक्रॉस इंडक्टर मैक्सिमम हुआ है और उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या है वो भी बता दीजिए, तो उसके लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये सोचेंगे कि जो पावर है इंडक्टर के अक्रॉस वो टाइम का फंक्शन है ना। तो फॉर मैक्सिमम पावर पहले तो हमें क्या करना होगा कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा t के रेस्पेक्ट में,
यानी कि dp/dt इज इक्वल टू 0 करना होगा। dp/dt यहां पर कितना है, यहां पर dp/dt 0 है, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, कीजिए डिफरेंशिएट इसको, तो दिस इज d/dt ऑफ, ये e² r तो मैं निकाल लेता हूं बाहर ही, वो तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो e⁻⁻t बाई टाउ एज इट इज, t का जो कोफिशिएंट है -1/τ उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस टाइम्स ऑफ e⁻⁻2t बाई टाउ एज इट इज, और t का जो कोफिशिएंट है -2/τ, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो हाँ ये तो दूसरी साइड भेज देंगे 0, e⁻⁻t/-t/τ -1/τ, दिस इज इक्वल टू दूसरी साइड गया तो -2/τ e⁻⁻2t/-2t/τ, टाउ से टाउ निपट गया, माइनस से माइनस निपट गया, तो इस 2 को इधर ले आते हैं, दिस इज 1/2, दिस इज e⁻⁻2t/-τ बाई e⁻⁻t/, ये कितना आ रहा है, तो e⁻⁻t/, तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू टाउ ln2, ये लीजिए t की वैल्यू कितनी आ गई, t इज इक्वल टू टाउ ln2। टाउ ln2 वो टाइम है, जिस टाइम पर जो पावर अक्रॉस इंडक्टर है वो मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम पावर है कितना वो भी लिख लेते हैं कि पावर मैक्सिमम कितना होगा, तो बस इसी एक्सप्रेशन में हमें टाइम पुट करना है, इधर ही लिखता हूं कि पावर मैक्सिमम होगा कितना, तो मैक्सिमम पावर इज e²/r, तो ठीक है, यहां पे डालिए वैल्यू, e⁻τ से टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ ln2 माइनस e⁻⁻2 ln2। ठीक है, तो दिस इज e²/r, तो ठीक है, ये कितना हो गया 1/2 माइनस 1/4, तो दिस इज e²/4r, ये क्या है e²/4r के बराबर है, e²/4r, e²/4r। फिर लास्ट यदि मैं एक बार के लिए आपसे ये पूछ लूं कि इस ग्राफ के अंडर का ये एरिया क्या है, इस ग्राफ के अंडर का एरिया क्या है, तो एरिया अंडर ग्राफ इज इंटीग्रेशन ऑफ p dt होगा, तो ये हमारे पास पावर अक्रॉस फंक्शन ऑफ टाइम है ही, इसको dt से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए 0 से इन्फिनिटी के लिए, पर उतना करने की बजाय आप लॉजिकली ये सोच लीजिए कि ये पावर टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या होता है, एनर्जी होता है ना, तो दिस एरिया इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी इज हाफ Li², तो ये हाफ ठीक है, L ठीक है, I फाइनली जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कितना हो गया है, तो वो E/R हो गया है, उसका स्क्वायर, यानी कि दिस इज L² E²/2 टाइम्स ऑफ R²। ये ग्राफ के अंडर का एरिया है, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप dt से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट करके देख लीजिए, सेम आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो भी सारा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन के बेसिस पर हम लोग कुछ 1-2 नोट पॉइंट्स बना सकते हैं और उन नोट पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, उससे हमारा काफी ज्यादा समय बचेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, नोट पॉइंट नंबर 1, कि ये हमारे पास किसी सर्किट में यदि एक इंडक्टर लगा है, ये कोई एक सर्किट है, इस सर्किट में इंडक्टर है, कुछ दूसरे अप्लायंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जिस इंस्टेंट पे आपने की को क्लोज किया उसे t इज इक्वल टू 0 का इंस्टेंट बोलते हैं, तो राइट आफ्टर क्लोजिंग द की इस सर्किट में या सर्किट के उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में इंडक्टर कनेक्टेड है, वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। रीजन आपको पता है कि इंडक्टर वो प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने थ्रू फ्लक्स एक झटके से चेंज नहीं होने देना चाहता है। तो जब ये की ओपन था,
तो क्या सर्किट में कोई करंट था? नहीं। तो क्या इंडक्टर के थ्रू कोई फ्लक्स था? नहीं। अब आप इस की को क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने के जस्ट पहले यदि इंडक्टर से कोई फ्लक्स नहीं था, तो क्लोज करने के जस्ट बाद भी इंडक्टर से कोई फ्लक्स नहीं होगा यानी कि सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। तो समरी इज कि t इज इक्वल टू 0 पर, या t इज इक्वल टू 0 बोलूं, या राइट आफ्टर क्लोजिंग द की, इस की को क्लोज करने के जस्ट बाद तुरंत बाद, ये जो इंडक्टर है, आप इस इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं एक ब्रोकन वायर से। किससे? तो रिप्लेस इंडक्टर बाय अ ब्रोकन वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर will have no current. Branch containing inductor will have no current right after closing the key. की क्लोज करने के जस्ट बाद इस इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया। नोट पॉइंट नंबर टू, ये जो हमारा ब्रांच था जिसमें एक इंडक्टर था, इंडक्टर के बाद एक रजिस्टर था, उससे कनेक्टेड एक बैटरी थी, इस की को क्लोज कर दिया। क्लोज किए हुए काफी टाइम हो चुका है, बीत चुका है। क्लोज किए हुए काफी टाइम जब बीत चुका है, तो इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट कांस्टेंट हो जाता है। और उस सिचुएशन में जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी? E बाई आर। तो इसका ये मतलब हुआ कि t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी में, मतलब t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, या इसी का दूसरा नाम होता है स्टडी स्टेट। तो इस स्टडी स्टेट वाले सिचुएशन में वो ब्रांच, सर्किट में वो ब्रांच जहां एक इंडक्टर है, तो आप इस इंडक्टर को हटाकर, इस इंडक्टर को भूलकर एक कंडक्टिंग वायर लेकर आ सकते हैं। क्या लेकर आ सकते हैं? एक कंडक्टिंग वायर। ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर को हमें रिप्लेस करना है किससे? एक शॉर्ट वायर से। ये तो हमारा ब्रोकन वायर था, ये क्या था? ये तो ब्रोकन वायर था, और ये है हमारा शॉर्ट या कंडक्टिंग वायर। शॉर्ट या कंडक्टिंग वायर। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं कि रिप्लेस इंडक्टर बाय अ शॉर्ट और कंडक्टिंग वायर। चलिए, आई होप ये बात सही है। चलिए, तो तीसरा आखिरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, वो नोट पॉइंट ये है कि इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो बेसिकली उस कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने थ्रू फ्लक्स, मेनली फ्लक्स, एक झटके से चेंज नहीं होने देना चाहता है। यानी मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि फ्लक्स बदलेगा नहीं, फ्लक्स बिल्कुल बदलेगा, लेकिन फ्लक्स के बदलने में टाइम लगेगा। यानी कि कॉइल का जो इंडक्टेंस है, वो इंडक्टेंस उसकी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, वो कॉइल के थ्रू एक झटके से फ्लक्स नहीं बदलने देना चाहता है। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कॉइल का इंडक्टेंस कांस्टेंट है, एल की वैल्यू यदि कांस्टेंट है, एल की वैल्यू नहीं बदल रही है, तो कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट भी बदलने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसको लिखता हूं कि थ्रू एन इंडक्टर linked flux and करंट तो तभी जब
एल कांस्टेंट हो, डू नॉट चेंज सडनली। मतलब एक झटके से ना तो करंट बदलेगा ना ही फ्लक्स बदलेगा। ये फ्लक्स या करंट के बदलने में कुछ समय लगता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एक सडन प्रोसेस नहीं होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, चलिए आइए। बेस्ड ऑन वो जो 2-3 स्टेटमेंट हम लोगों ने जस्ट अभी नोट पॉइंट बना के लिखा, उस पर बेस्ड हम लोग 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए। तो ऐसा है सर्किट सोन इन द फिगर। ये एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, 120 वोल्ट है। एक रजिस्टर R1 यहां लगा हुआ है, एक दूसरा रजिस्टर R2 50 ओम का यहां लगा हुआ है। इंडक्टर का इंडक्टेंस 0.00 हेनरी है, ठीक है। चलिए, सिंगेज का ये सवाल है। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, इस की को क्लोज किया गया है। इसके क्लोज किए जाने के जस्ट बाद हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। क्या है वो सवाल? तो पहला सवाल है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस VAB अक्रॉस दी रजिस्टर R1। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे तो ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर को हटाकर क्या लेकर आना होता है? तो इस इंडक्टर को हटाकर हम लोगों को एक ब्रोकन वायर लेकर आना होता है। यानी पहले पार्ट के लिए ये जो सर्किट है, ये सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। पहले पार्ट के लिए ये सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये हमारे पास 30 ओम का रजिस्टर, ये 50 ओम का रजिस्टर, ये 120 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस VAB अक्रॉस दी रजिस्टर R1, ये था हमारा R1। तो बैटरी से जो भी करंट आया है वो करंट इस इंडक्टर के रास्ते नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि राइट आफ्टर क्लोजिंग द की इस इंडक्टर को हटा के हमें क्या लगाना होता है? हमें एक ब्रोकन वायर लगाना होता है। और इस ब्रांच में, मेरे कहने का मतलब है कि इस की को क्लोज करने के जस्ट बाद इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जो भी करंट फ्लो होना है वो सारा का सारा करंट इस रास्ते फ्लो होगा, इस रास्ते, ठीक है। तो यदि इस रास्ते कोई करंट आया ही नहीं तो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो पहले पार्ट का क्या आंसर बताएंगे कि AB के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के EMF के बराबर होगा। तो VAB इज इक्वल टू 120 वोल्ट के बराबर होगा। सिंपल, VAB किसके बराबर होगा? 120 वोल्ट के बराबर होगा। चलिए, व्हाट पॉइंट C और D इज एट हायर पोटेंशियल? तो भाई ये रहा आपका C, ये रहा आपका C और ये रहा आपका D। तो पॉइंट C का पोटेंशियल किसके बराबर है? पॉइंट C का पोटेंशियल इज सेम एज पॉइंट A का पोटेंशियल, पॉइंट D का पोटेंशियल इज सेम एज पॉइंट B का पोटेंशियल। तो वोल्टेज एट C इज सेम एज A का वोल्टेज और D का वोल्टेज इज सेम एज B का वोल्टेज। तो C का वोल्टेज ग्रेटर होगा D के वोल्टेज से। C का वोल्टेज किससे बड़ा होगा? D के वोल्टेज से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस CD अक्रॉस द इंडक्टर जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन, नहीं क्लोज्ड। की तो हम लोग क्लोज कर रहे थे ना, तो जस्ट आफ्टर इस की को आपने क्लोज किया है तो CD के अक्रॉस वोल्टेज, तीसरे पार्ट के लिए वोल्टेज अक्रॉस CD VC माइनस VD is same as VA minus VB which is equal to 120 वोल्ट। CD के क्रॉस का वोल्टेज is same as AB के क्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि इस रास्ते तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। चलिए, ठीक है। अगले दो पार्ट तब के लिए बेस्ड हैं जब स्विच इज लेफ्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इस की को क्लोज किए हुए काफी समय बीत गया है, एंड देन इट इज ओपन। काफी समय तक आपने इस की को क्लोज रखा, फिर उसके बाद किया ओपन। तो अब ये दो पार्ट के जवाब और बताइए। चलिए, तो पार्ट डी के लिए मैं एक बार के लिए सर्किट का फिगर बनाता हूं फिर से। तो पार्ट डी के लिए ये जो सर्किट है ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या ऐसा दिखाई देगा? यानी स्टेडी स्टेट आ गया था, लॉन्ग टाइम ये की बंद था, तो ये की बंद था, तो इधर से धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। और स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन में हमें पता है कि ये जो इंडक्टर है
इस इंडक्टर को हटाकर हम लोग क्या लेकर आते हैं? तो इंडक्टर को हटाकर हम लोग एक शॉर्ट वायर लेकर आते हैं, एक शॉर्ट वायर लेकर आते हैं। तो ये एक शॉर्ट वायर हम लोगों ने ऐसा लगा दिया, ये एक शॉर्ट वायर है हमारे पास, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ये ठीक है। ये है हमारे पास 30 और ये है हमारे पास 50, ठीक है। ये तो स्टडी स्टेट वाले सिचुएशन की बात है। आपने क्या किया कि ये स्टडी स्टेट आ गया था, फिर ये आपने कर दिया क्या, फिर ये आपने कर दिया ओपन, ये आपने ओपन कर दिया, ये आपने ओपन कर दिया। अब ये ओपन किया तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ कि बैटरी के थ्रू कोई भी करंट अब यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बैटरी के थ्रू कोई करंट अब आएगा ही नहीं, बैटरी के थ्रू कोई करंट आएगा नहीं, इसका मतलब है बैटरी में कोई करंट जाएगा भी नहीं। तो इसके ओपन किए जाने की वजह से अब जो सर्किट में करंट का फ्लो होना है वो बस इसी लूप में होना है, इसी लूप में होना है। क्योंकि इंडक्टर तो चार्ज हो गया होगा, इंडक्टर चार्ज हो गया होगा, मेरे कहने का अंदर मतलब है कि इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी तो भरपूर मात्रा में स्टोर हो चुकी होगी, लॉन्ग टाइम तक आपने इस की को बंद कर रखा था, ठीक है। चलिए पूछा क्या गया है, तो पोटेंशियल विच पॉइंट ए और बी इज एट हायर पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए या वी बी ए भी हमें बताना है। तो अब सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही आपने इस की को ओपन किया, यहां से कोई करंट आना, मतलब थर्ड पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आपने ये ओपन कर दिया तो अब यहां से तो कोई करंट आया नहीं और इंडक्टर हो चुका था कंप्लीटली चार्ज, या फिर इंडक्टर में भरपूर मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी थी। अब यहां से कोई करंट आ नहीं रहा है, तो इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट तो टाइम के साथ कम होगा, और इंडक्टर के थ्रू जब फ्लो होने वाला करंट टाइम के साथ कम होगा तो इंडक्टर ऐसी सी एक इमेजिनरी बैटरी बना के इस दिशा में ऐसा करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगा। यानी सर्किट में कुछ देर के लिए जो करंट है वो तो इस सेंस में फ्लो होगा, इस सेंस में फ्लो होगा, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट स्टडी स्टेट अटेन होने के बाद, इस की के ओपन किए जाने के बाद, जब बैटरी से कोई करंट ना आ रही हो उसके बाद इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट कम होने लगेगा, बैटरी वाला करंट। तो इंडक्टर ने जो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करी थी, उसी एनर्जी की हेल्प से वो इसी सर्किट में, इसी लूप में करंट के फ्लो को बनाए रखेगा तब तक जब तक दोबारा से इंडक्टर की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डेसिपिएट ना हो जाए। आई होप वाली बात सही है, ठीक है। चलिए, तो क्या पूछा गया है कि ए और बी में किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, वी बी ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो सर्किट में करंट फ्लो हुआ है ऐसा 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 ऐसा, और यदि सर्किट में ऐसा करंट फ्लो हुआ है, सर्किट में ऐसा करंट फ्लो हुआ है तो ये जो पॉइंट है हमारा बी और ये जो पॉइंट है हमारा ए, ये ऑब्वियसली पार्ट डी के लिए बी का वोल्टेज जो है वो ए के वोल्टेज से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। बी का वोल्टेज ए के वोल्टेज से ज्यादा बड़ा होगा, और कितना वोल्टेज होगा तो वो वोल्टेज तो हम लोग तब बता पाएंगे जब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट पता चल जाए। तो करंट निकाल लेते हैं एक बार के लिए, करंट एक बार के लिए स्टडी स्टेट पे करंट था कितना, तो स्टडी स्टेट वाली सिचुएशन में कितना करंट था, स्टडी स्टेट वाली सिचुएशन में ये 30 था, ये 50 था। तो स्टडी स्टेट वाली सिचुएशन में इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो 120/50 था, यानी कि 12/5 एम्पियर का था। या यहां से जो फ्लो होने वाला करंट था स्टडी स्टेट में, यहां से जो फ्लो होने वाला ये वाला करंट था, तो ये 120/30 था, यानी कि 4 एम्पियर था, ठीक है। स्टडी स्टेट में 4 एम्पियर इधर था, 12/5 एम्पियर इधर था। लेकिन अब जैसे ही ये डी पार्ट के लिए स्विच को आपने ओपन किया तो फिर ये करंट जीरो हो जाएगा। ये वाला करंट तो बैटरी से आ रहा था, तो बैटरी से आने वाला करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये करंट हो जाएगा आपका जीरो। तो अब जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है वो कौन सा करंट है, 12/5 एम्पियर के बराबर का करंट है, जिस करंट की जो डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ है। तो चौथे पार्ट के लिए वी बी ए इज आई इंटू आर, आई है हमारे पास 12/5 और आर है हमारे पास 36, दिस इज 72 वोल्ट।
कितना हो जाएगा, 72 वोल्ट हो जाएगा। डी पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 72 वोल्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट टेस्ट की पोटेंशियल डिफरेंस सी डी अक्रॉस द इंडक्टर बताइए, वो भी बता देंगे। सी डी अक्रॉस इंडक्टर, तो ये डी का हायर पोटेंशियल पर है, सी लोअर पोटेंशियल पर है, तो आप क्या करेंगे कि वीडी का पोटेंशियल इज सेम एज बी का पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस आई आर, माइनस आई है 12/5 और आर है हमारे पास 30, और फिर से इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस टाइम्स ऑफ आई है 12/5 इंटू आर है अब की बारी 50। दिस इज इक्वल टू कहां आ गए, सी पर आ गए, तो ये पॉइंट सी का पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 5 से 10 टाइम्स में ना, तो दिस इज वी डी माइनस वी सी इज, ये था हमारे पास 72 प्लस 120, कितना हो गया, 182 वोल्ट हो गया। 72 प्लस 120, 182 वोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसको क्या है। तो अगला सवाल है हमारे पास, इन द सर्किट सोन स्विच एस हैज बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, काफी देर से ये की क्लोज था, काफी देर से ये की क्लोज था, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड देन ओपन्स एट टी इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद आपने ओपन कर दिया। तो की कॉन्सेप्ट इज कि ये जो हमारा इंडक्टर है यहां, तो काफी देर तक की के बंद रहने की वजह से जो इंडक्टर के थ्रू जाने वाला करंट होगा, इस की ओपन करते के साथ ही इंडक्टर से उसके बाद भी उतना ही करंट जा रहा होगा। ठीक है, यानी इंडक्टर के थ्रू करंट या फ्लक्स एक सडन चेंज नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर द स्विच इज ओपन। तो जस्ट बिफोर द स्विच इज ओपन काफी आसान सी बात है। क्या बात है हमारे पास बताइए। तो सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी होगी, ये हमारे पास एक 3 ओम का रजिस्टर होगा, ये हमारे पास एक 6 ओम का रजिस्टर होगा, और ये हमारे पास एक शॉर्ट वायर होगा, शॉर्ट वायर। ये जैसे ही आपने शॉर्ट किया, ठीक है, ये जैसे ही आपने शॉर्ट किया, तो बताइए ये जो 9 ओम का रजिस्टर है, मतलब T इज इक्वल टू स्टडी स्टेट में, जरा सुनिएगा कि हम लोगों ने क्या किया कि ये जो इंडक्टर है उस इंडक्टर को हटा करके एक कंडक्टिंग वायर ले आए। ठीक है, कंडक्टिंग वायर ले आए, तो जैसे इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, तो ये पॉइंट भी ए है, 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 यानी कि ये सारे पॉइंट्स तो सेम पोटेंशियल पे हैं, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, मतलब 9 ओम को भूल जाइए, 9 ओम के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ होगा। कब, स्टडी स्टेट पे। आई बात समझ। तो अभी अब इस सिचुएशन में फ्लो होने वाला करंट कितना रहा होगा, तो यहां से करंट ऐसा आया, करंट ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा जुड़ गया। ठीक है, तो ये 6 और 3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस समय सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम, और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, 12/2, यानी कि 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर करंट यहां से आया, करंट यहां डिवाइड हो गया, और यहां दोबारा से 6 एम्पियर हो गया होगा। तो करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर द स्विच इज ओपनड इज 6 एम्पियर। पूछता करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट आफ्टर स्विच इज, सॉरी, फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर द स्विच इज ओपन, तो करंट थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर यहां आया, करंट यहां डिवाइड हुआ, करंट यहां डिवाइड हुआ, ये यहां से चलने वाला करंट इधर चला गया, क्योंकि इधर तो करंट गया नहीं, हाँ पहले वाले में। तो दोबारा से इंडक्टर से कितना करंट हो गया, 6 एम्पियर। क्या पूछा जा रहा है पहले सवाल में कि करंट बताइए इंडक्टर से जस्ट बिफोर द स्विच इज ओपन, मतलब अभी स्विच क्लोज्ड ही है, तो इंडक्टर से कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर। ओके, नहीं आया समझ, आ गया। दूसरे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, करंट थ्रू द इंडक्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज ओपन। अब आपने इस स्विच को ओपन कर दिया है, और स्विच ओपन किए हुए बहुत देर बीत चुका है, बहुत देर बीत चुका है, तो फिर करंट कितना फ्लो हो रहा है,
इंडक्टर से वो बताइए। इसका मतलब समझ रहे हैं? दूसरे पार्ट, ये तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए मैं एक सर्किट ऐसा बनाता हूं कि अब ये हमारे पास है 12 वोल्ट की बैटरी, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक दूसरा रजिस्टर, और ये की ओपनड है, ठीक है। ये यहां पे एक ऐसा रजिस्टर और ये इंडक्टर, ये इंडक्टर ऐसा, ठीक। की ओपन कर दिया है, काफी देर बीत चुका है, काफी देर बीत चुका है, तो यहां से जो करंट आ रहा होगा वो इंडक्टर से ऐसा जा रहा होगा। तो फिर से इस इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर दूं बताइए? एक कंडक्टिंग वायर से। भाई इंडक्टर से तो करंट गया है ना, काफी देर हो चुका है, तो यहां फिर से लगा दीजिए क्या? एक कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर। तो ये हमारे पास है रजिस्टर कितना? 3 ओम, ये 9 ओम, ये है 6 ओम, ठीक है। ये करंट ऐसा चला, ये करंट ऐसा चला। तो अभी हमें कौन सा करंट बताना है? ये वाला करंट बताना है, ठीक है। बता देंगे ये वाला करंट कितना हो गया? 9 और 3 12। वैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की क्या ही जरूरत है, आप बोलेंगे कि ये है 12 वोल्ट, तो ये है 0, ये 0, ये भी 0, ये 12 और ये भी 12, तो यहां से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? 2 एम्पियर का। कितना? 2 एम्पियर, ठीक है। तो दूसरे सिचुएशन में करंट थ्रू इंडक्टर हो गया है 2 एम्पियर का, और पहले सिचुएशन में करंट थ्रू इंडक्टर है 6 एम्पियर का। समझ गए? चलिए फिर से देखिए, पहला सवाल ये था कि करंट थ्रू द इंडक्टर है जस्ट बिफोर द स्विच इज ओपन। पहले ये स्विच बंद है, ये स्विच बंद है, तो सवाल तो पढ़ लीजिए। स्विच हैज बीन क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये स्विच कैसा था? बंद था। स्विच बंद था, तो यहां से जो करंट आ रहा था वो ऐसे यहां तक आया, यहां से करंट यहां तक आया। स्विच काफी देर से बंद था, इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हुए जा रहा था, तो इंडक्टर को हटाकर क्या लगाएंगे? एक कंडक्टिंग वायर लगाएंगे। ये पढ़ रखा है कि स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर को हटाकर कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं। तो ये जैसे ही कंडक्टिंग वायर लगाया तो इसका रोल खत्म हो गया, यहां से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए, या ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गया, तो इसको आपने हटा दिया। करंट कितना हो गया? 6 एम्पियर का हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसी पहले सवाल में करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन पूछा जाता तो? बिफोर नहीं, जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन, ये जस्ट आफ्टर, तो भी 6 ही रहता, तो भी 6 ही रहता, ऑलराइट। तो भी करंट थ्रू द इंडक्टर 6 एम्पियर ही रहता। दूसरा, करंट थ्रू द इंडक्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच है, बहुत देर से ओपन है, तो ये बहुत देर से ओपन है, तो ये यहां पर कुछ करंट इस रास्ते नहीं जाएगा, लेकिन जो करंट ऐसे ऊपर ऊपर 6 ओम के क्रॉस गुजरा है वो तो इंडक्टर के क्रॉस जाएगा। तो फिर से इंडक्टर हटाकर क्या लेकर आएंगे? एक शॉर्ट वायर, और शॉर्ट वायर से ये इंडक्टर से करंट ऐसा, ये इससे करंट ऐसा, तो यहां से करंट कितना? 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए आइए, इसके बाद हमारे पास अगला एक ऐसा सवाल है जिसमें एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ये एक 4 ओम का रजिस्टर है, ये एक 4 ओम का रजिस्टर है, इसका नाम R रख लेते हैं, R इज इक्वल टू 4 ओम। ये भी रेजिस्टेंस 4 ओम ही है, ठीक है। ये 2 गुना है, तो इसे एक काम करते हैं 2R नाम बोल देते हैं। वैसे आप R1 R2 भी रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ओके, T इज इक्वल टू 0 पर इस की को क्लोज किया गया है, T इज इक्वल टू 0 पर की को क्लोज किया गया है। तो आपसे करंट इन द इंडक्टर एंड करंट थ्रू द स्विच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है। चलिए पहले करंट थ्रू इंडक्टर निकालते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I है। ये I यूनिट करंट कहां से फ्लो हो रहा है? ऐसे बैटरी से आया है, बैटरी से, ठीक है। मान लेते हैं कि इस रास्ते करंट चला गया I1, तो इधर रिमेनिंग करंट कितना? I माइनस I1 इधर आ गया, ऐसा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें I1 का एक्सप्रेशन चाहिए किसी टाइम t पर।
मतलब I1 का ही एक्सप्रेशन चाहिए, किसी टाइम t पर ही इसमें फ्लो होने वाले करंट को I1 मान रखा है, ठीक है। ओके, चलिए ये एक लूप दिखाई दे रहा है, इस लूप में लगाइए केवीएल पहले लूप में। तो पहले लूप में केवीएल लगाएंगे, एक बार वेरिएबल के ही टर्म्स में निकाल दूं, बाद में वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। ये इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, ये 2R R R ऐसा नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए लोअर साइड से हायर साइड तो प्लस ई, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस आई आर, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस आई वन इंटू आर, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी ई माइनस आई आर माइनस 2IR माइनस माइनस प्लस I1R, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए दूसरा जो लूप है वो दूसरा लूप ये बड़ा वाला बना लूं, ऐसा ऐसा, लोअर साइड से हायर साइड तो प्लस ई, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस आई आर, ठीक है। फिर से इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस I1 इंटू आर नहीं बल्कि 2R, ठीक है। इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर अ इंडक्टर, इंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये होता है माइनस टाइम्स ऑफ L di1/dt, और फिर दोबारा से आप घूमकर उसी पॉइंट पर आ गए तो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ऐसा। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो यहां से हमारे पास आ रहा है E माइनस आई आर माइनस 2I1R माइनस L di1/dt, दिस इज इक्वल टू 0। हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व करेंगे तभी आपके पास I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। तो इसमें देखिए हमें IR की वैल्यू नहीं पता है, तो किसी तरीके से IR एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो IR कहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं E प्लस I1 इंटू आर बाई 2 इज इक्वल टू IR। तो IR की वैल्यू ये यहां से निकाल कर यहां डाल देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिएगा इसके आई का मैं इधर लिख रहा हूं कि ये E माइनस जो IR था उसकी जगह पर लिख रहे हैं ये E/2 माइनस I1R/2 और माइनस 2I1R, ठीक है, माइनस L di1/dt, दिस इज इक्वल टू 0। E माइनस E/2 यानी कि E/2 माइनस 2 यानी कि माइनस 5I1R/2, दिस इज इक्वल टू L di1/dt, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज E माइनस 5I1R इज इक्वल टू 2L di1/dt। ऑलराइट, I1 वाले टर्म को एक तरफ लेकर आइए और बाकी बचे हुए दूसरे टर्म को दूसरी तरफ, तो dt/2L इज इक्वल टू di1/e माइनस 5I1R, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ठीक है। कि बिल्कुल शुरुआत t इज इक्वल टू 0 पर सर्किट में कितना करंट था, 0, ठीक है। और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो I1 है, I1 मतलब ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है वो I1, ठीक है। कितना हो गया ये, तो ये आ रहा है हमारे पास t/2L, दिस इज ln E माइनस 5I1R 0 से I1 तक, ठीक है। तो ये लीजिए भाई, ये t/2L, दिस इज इक्वल टू ln E माइनस 5I1R डिवाइडेड बाई E, ओके। तो यहां से हमारे पास ये आ रहा है 1 माइनस 5I1R बाई E रेज टू दी पावर माइनस t, सॉरी E रेज टू दी पावर, हाँ ये डिवीजन रहता था तो यहाँ पे बेसिकली माइनस टाइम्स ऑफ 1/5R छूट रहा था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1/5R रहता है। तो ये जरा देखिएगा कि ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज -5RT/2L, दिस इज इक्वल टू ln
ई माइनस 5i1r बाई ई। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 5i1r बाई ई, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस 5RT बाई 12। ठीक है, तो यहां से जो फाइनल करंट का एक्सप्रेशन आएगा, ये करंट का एक्सप्रेशन मैं इधर लिख देता हूं कि करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू E बाई 5R, E बाई 5R, ठीक है, इंटू 1 माइनस E रेज टू दी पावर माइनस 5RT बाई 12 बाई 12। ठीक है, ये 2 है, समझ गए? ये है करंट का एक्सप्रेशन। E अपॉन 5R 1 माइनस E रेज टू दी पावर माइनस 5RT बाई 12। ठीक है, देख लीजिए एक बार इंटीग्रेशन वगैरह।